दोस्तों नमस्कार। सत्ता के घमंड में चूर होकर क्या वाकई इस देश के भीतर जहर फैलाया जा सकता है? धार्मिक उन्माद को बढ़ाया जा सकता है? धर्म के नाम पर कोई भी टीका टिप्पणी की जा सकती है और सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक सत्ता हमारे साथ खड़ी है, हमें कोई छू नहीं सकता है। तो क्या यह मान लिया जाए जब कोई ऐसी बातों का जिक्र करता है तो उसे यह लगता है कि कानून उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा? और सत्ता की ताकत जब उसके साथ है और सत्ताधारी जब उसके साथ खड़ा है तो क्या वाकई किसी भी धर्म को लेकर, चाहे वो पैगंबर पर टिप्पणी ही क्यों ना हो, कोई कह सकता है क्या? 1 जून के बाद से या कहें 27 मई के बाद से इस देश के भीतर में जो कुछ नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी होता रहा, शायद उसका बहुत बारीक विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर इस देश से माफी मांगने की नसीहत दी है नुपुर शर्मा को। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या अभी तक नुपुर शर्मा को बचाती चली आई? और सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय माफी तक का जिक्र कर दिया नुपुर शर्मा से, तो क्या वो तमाम परिस्थितियां जो इस देश के भीतर में धर्म के नाम पर, राजनीति साधने के नाम पर, धर्म के नाम को लेते हुए राजनीतिक लाभ और नुकसान देखने की परिस्थितियों को भी कोई सामान्य तरीके से कैसे ले सकता है? दरअसल यह पूरा मामला नुपुर शर्मा का जरूर है और पूरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए। भारत एक सेकुलर देश है। भारत के भीतर कई धर्म को मानने वाले लोगों की रिहाइश है जो इस देश के नागरिक हैं। और नुपुर शर्मा सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल के स्क्रीन पर जब पैगंबर पर टिप्पणी करती है तो उसके बावजूद भी एक खामोशी पूरी राजनीतिक व्यवस्था ओढ़ ले जाती है। अलग अलग जगहों पर केस होने शुरू होते हैं, पुलिस दरवाजा खटखटाना शुरू करती है नुपुर शर्मा का। पश्चिम बंगाल की पुलिस आती है उनके दरवाजे पर, लेकिन वह खाली हाथ लौट जाती है। राजस्थान की पुलिस आती है लेकिन खाली हाथ लौट जाती है। महाराष्ट्र से पुलिस आती है, वह भी खाली हाथ लौट जाती है। और यह किसी को समझ नहीं आता है कि अगर पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसी आरोपी के दरवाजे पर पहुंची है तो उस आरोपी को बचा कौन रहा है? और मुश्किल यह भी नहीं है कि कौन बचा रहा है, क्योंकि केस दर्ज होने के बाद भी नुपुर शर्मा ने जिक्र किया था इस देश के गृह मंत्रालय से और उनके अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से उनकी बातचीत हो रही है, यहां तक कि पीएमओ के अधिकारियों से भी उनकी बातचीत हो रही है। तो बचा कौन रहा है यह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा की उस याचिका पर जो जवाब दिया है वह इस देश में एक नजीर साबित हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि नैतिक साहस इस देश की राजनीतिक सत्ता के भीतर होनी चाहिए और हर राजनीति करने वाले के साथ वह जुड़ी होनी चाहिए। कैसे जुड़ी होगी, किस रूप में होगी, जरा सुप्रीम कोर्ट की उस व्याख्या को पहले समझ लीजिए जो उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर कहा। और नुपुर शर्मा जो अपनी सहूलियत के लिए देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो केस हुए हैं, चाहती थी कि दिल्ली में उसकी सुनवाई हो और सारे केस क्लब कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस मायने में बहुत व्यापक है कि राजनीतिक सत्ता के घमंड में चूर नुपुर शर्मा इस बात के एहसास को जी नहीं पाई कि इस देश का मतलब क्या होता है। और बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को जिक्र किया है, यह जरा इन शब्दों को सुनिए, तब आप उस एहसास में आ पाएंगे जिसका जिक्र नुपुर शर्मा से यह कहकर किया गया है आपको इस देश से माफी मांगनी होगी। एक सार्वजनिक टेलीविजन स्क्रीन पर जिस रूप में आपने कहा वहीं जाइए, माफी मांगिए। इस देश के लोग और इस देश की परिस्थितियां आहत हुई है। जरा सुनिए क्या कहा गया है। क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। यह उस ताकत का एहसास है जो नुपुर शर्मा के भीतर भरा हुआ सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।
उसके बाद वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप सोचती हैं कि आपके पास सत्ता का समर्थन है और आप कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी यही नहीं थमती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो उदयपुर में हुआ, जो कानपुर में हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर परिस्थितियां बनी भारत को लेकर, उन सब की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। कई सवाल इसके साथ फिर खड़े होते हैं क्योंकि एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या और उस व्याख्या के मातहत ही किसी फैसले को सुनाता है या नसीहत देता है। नुपुर शर्मा को लेकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की खामोशी, इस देश के भीतर में जो फ्रिंज एलिमेंट जिसका जिक्र किया गया 5 तारीख को, क्योंकि इस घटनाक्रम को भी समझिए, 27 मई को नुपुर शर्मा टिप्पणी करती हैं। 1 जून को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, पहली एफआईआर। 3 जून को कानपुर में हिंसा होती है। 4 और 5 जून को दुनिया भर में अलग अलग 1 दर्जन से ज्यादा अरब देशों में इस टिप्पणी को लेकर आक्रोश निकल कर आता है। सोशल मीडिया पर वह रेंगने लगता है और 5 जून की शाम ढलते ढलते बीजेपी कहती है कि हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, ये हमारे विचार कतई नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट हैं। यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता को लेकर फ्रिंज एलिमेंट का इस्तेमाल उसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया जिसके प्रवक्ता के तौर पर न्यूज चैनल में बैठकर नुपुर शर्मा अपनी बातों को कह रही थी। लेकिन सवाल है उस फ्रिंज एलिमेंट की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पहला सवाल ये, दूसरे के धर्म को लेकर टिप्पणी करना और उस टिप्पणी के साथ जो आरोप थे उसमें बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि आप धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। जरा इस देश की कानून की परिस्थितियों को इसके ठीक समानांतर पर रखने की कोशिश कीजिएगा। नुपुर शर्मा के साथ आपको जिक्र 2 और जिक्र साथ करने होंगे। एक जिक्र है उदयपुर की घटना को लेकर, दूसरा जिक्र है अल्ट न्यूज के उस जर्नलिस्ट को लेकर जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई और उसकी गिरफ्तारी के साथ यह बहुत साफ तौर पर कहा गया कि इन्होंने दरअसल भारत के भीतर की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। क्योंकि अल्ट न्यूज दरअसल उन तमाम चीजों को परखता है जिसके बारे में सोशल मीडिया में चल रहा होता है, ये फैक्ट है या गलत है या सही है। तो नुपुर शर्मा ने जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर कहा उसके एक छोटे से हिस्से को न्यूज चैनल वाले ने डाल दिया, ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया में डाल दिया। बाद में नुपुर शर्मा ने कहा यह गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस अल्ट न्यूज ने अपने तौर पर चीजों को परखा और पूरी की पूरी उस जो बातें कही गई थी, जितनी देर तक बातें कही थी, सबको निकाला, कुरेदा और उसको सोशल मीडिया में डाला, जिसके बाद दुनिया भर तक यह बात पहुंच गई। उस शख्स पर जो जुबैर है, उस शख्स पर गिरफ्तारी हुई ये कहते हुए कि आपकी टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। हालांकि उस टिप्पणी में जिक्र 2018 के एक ट्वीट का किया गया। ठीक यही आरोप नुपुर शर्मा पर लगा, लेकिन नुपुर शर्मा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सुप्रीम कोर्ट दरअसल राजनीतिक सत्ता के इसी घमंड को बताना चाहता है कि कानून से ऊपर किसी राजनीतिक सत्ता के साथ अगर आप खड़े हैं तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसी के समानांतर उदयपुर की घटना को भी लीजिए। उदयपुर की घटना में जो 2 युवक थे जिन्होंने तलवार निकालकर एक व्यक्ति के गले को रेत डाला, जो दर्जी है, उन 2 व्यक्तियों को लेकर जिन पुलिस वालों ने पकड़ा उसे उन्हें प्रमोट कर दिया गया। लेकिन यह हादसा जिस वजह से हुआ और उस हादसे की जानकारी राज्य को पहले थी, वहां कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, गहलोत मुख्यमंत्री हैं और वहां के जो पुलिस के अधिकारी थे बड़े, उनको जानकारी थी कि ऐसी घटना हो सकती है। तो उन्होंने समझौते के आधार पर चीजों को दबाने की कोशिश की। लेकिन जब घटना घट गई तो उसके बाद क्या यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी कानून व्यवस्था हाशिए पर है और राजनीतिक सत्ता का एक चेहरा अगर इस देश में केंद्र सरकार के जरिए या बीजेपी की राजनीतिक सत्ता के जरिए जिस नफरत का जिक्र होकर निकलता है, उसका एक दूसरा रूप राजस्थान में नजर आ गया, जहां पर आप
कानूनी तौर पर विफल हो गए, लेकिन विफलता के लिए किसे दोषी बनाया जाए यह आपको नहीं पता है। राजनीतिक सत्ता का मतलब इस देश के भीतर में क्या वाकई कानून से ऊपर हो जाना होता है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर उदयपुर में गौस मोहम्मद, जिसकी उम्र 39 साल, मोहम्मद रियाज अतारी 38 बरस, एनआईए ने जांच शुरू की और जांच की कुछ डोर जो है वो पाकिस्तान तक गई है। आज ही जानकारी आई कि कराची स्थित दावते इस्लामी के दफ्तर में वो 2013-14 में गए थे और यह जो दावते इस्लामी है ये धार्मिक ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद की बातों का प्रचार करता है। जो इसकी अपनी वेबसाइट पर दावते इस्लामी में जिस बात का जिक्र किया गया, इन सारी बातों का जिक्र एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में अपने तौर पर किया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस देश के भीतर में कौन सा कानून सत्ता को शिकंजे में ले सकता है या नहीं ले सकता है, क्योंकि मोहम्मद जुमैर जो अल्ट न्यूज से जुड़े, उन पर आरोप धार्मिक भावना आहत करने के मामले में गिरफ्तारी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं। नुपुर शर्मा पर खामोशी और राजस्थान के भीतर जो पुलिसकर्मी इस हादसे को रोक नहीं पाए, जो दोषी हैं, उन पर वहां की राजनीतिक सत्ता की खामोशी। और शायद इसीलिए 4-5 बातों का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर किया। उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसा लगता है कि बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया, इन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और टीवी पर ही जाएं और माफी मांगे। सवाल माफी भर का नहीं, उसके बाद की स्थितियों को जरा अब पढ़ने की कोशिश कीजिए जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट करता है। नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद खतरा है? देश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वही हैं। हमने देखा कि टीवी पर नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही। नुपुर पूरे देश से माफी मांगे, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या किया ये हम जानते हैं, हमें आप मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और यहां अगला सवाल सियासी तौर पर जुड़ेगा कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्री इस देश के अमित शाह हैं। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में याद कीजिए इलेक्शन के समय जब वो सहारनपुर में चुनाव में जब भाषण दे रहे थे तो जिस धार्मिक भावना का जिक्र यहां पर होता है वैसी ही धार्मिक भावना का जिक्र इलेक्शन कमीशन वहां पर उनके खिलाफ भी दर्ज करता है। ये 2017 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से राजनीति इस देश के कानूनों से खूब खेलती है, क्योंकि इस देश के संस्थान उन्हें कानूनी तौर पर सजा दिला पाने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई सजा नहीं दिला रहा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करते हुए इस देश की संप्रभुता और इस देश के भीतर में जो एकता के तार हैं, जो अलग अलग धर्मों के साथ रहने वाले लोगों को जुड़े हुए हैं और भारत की जो अपनी पहचान है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उस पहचान को जीते हुए सुप्रीम कोर्ट इन बातों का जिक्र करता है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है कि वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, वह सोचती हैं उनके पीछे सत्ता का समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता का जिक्र नहीं किया, लेकिन किस सत्ता का समर्थन है? जाहिर है वो बीजेपी की प्रवक्ता है। जाहिर है बीजेपी की राजनीतिक सत्ता की तूती आज देश में बोलती है। तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मैक्सिमम में, और केंद्र में तो उसकी सत्ता है ही। लेकिन क्या राजनीतिक सत्ता साधते साधते इस देश की राजनीति इस देश के कानून से ऊपर हो जाएगी और जो खुद को सत्ता के नजदीक पाएगा वह कुछ भी बोलेगा? और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में न्यूज चैनलों को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर उस पत्रकार को लेकर भी सवाल उठाए कि कैसे आप उन सवालों को आगे बढ़ा सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्या कहती है पत्रकारिता? क्या कहता है कोई भी संस्थान? क्या कहता है कोई भी संवैधानिक संस्थान को संभाले हुए बड़े बड़े नौकरशाह? वो क्या सोचते हैं इस देश को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे से मर्म को पकड़ा है, लेकिन उस नब्ज को दबा दिया है जो भारत की राजनीति में दिखाई सबको दे रहा है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता के आगे हर कोई इस देश में नतमस्तक है। उसे पता है कि दरअसल वो किसी भी क्षण किसी भी रूप में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि आला खुश हो जाएंगे, हाईकमान खुश हो जाएगा। तो ये जो सस्ते प्रचार और राजनीतिक प्रोपेगेंडा इस
टिप्पणी के जरिए किया जा रहा है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता से खुद को नजदीक लाने के लिए या नजदीक लाकर कुछ और ज्यादा मलाई खाने की परिस्थितियों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा कि राजनीति की जरूरत इस देश के भीतर समाज में जहर घोलने की हो गई और दूसरे धर्म को आहत करके और राजनीतिक प्रोपेगेंडा या नापाक गतिविधियों को बढ़ावा देने की परिस्थितियों को जन्म देने वाले जो लोग अपने शब्दों के जरिए होंगे, उनको महत्ता मिलेगी इस देश की राजनीतिक सत्ता के जरिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंगित कर रहा है, वह सिर्फ एक इशारा कर रहा है कि भारत के भीतर की कौन सी परिस्थिति है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, नुपुर ने टीवी पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की, उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वह भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड को दिखलाता है। यह जिद और घमंड इससे पहले क्यों नहीं था, इसी दौर में क्यों है? इस दौर के भीतर में धार्मिक भावनाओं का उभार किस रूप में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का मंत्र बन जाता है, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर की सोशल इंजीनियरिंग और धर्म के नाम पर टिप्पणी और एक समाज को पूरे तरीके से हाशिए पर डाल देना, यह भारत के पार्लियामेंट और बीजेपी की राजनीतिक सत्ता जिन जिन राज्यों में है, यह खुले तौर पर है और उनकी यह राजनीतिक जरूरत है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुस्लिमों को वोट ना देना, मुस्लिमों को टिकट ना देना और मुस्लिमों का वोट उन्हें ना मिलना, ये दोनों परिस्थितियों के बावजूद भी कोई अगर राजनीतिक सत्ता में लगातार बना हुआ है तो कोई भी कह सकता है राजनीतिक तौर पर यह देश हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ बहुत साफ नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट इसी टिप्पणी के आश्रय इन चीजों को दिखाता है, जहां पर वह इसको कहने से सुप्रीम कोर्ट कतराता नहीं है कि दरअसल ये धार्मिक लोग नहीं है और भड़काने के लिए बयान देते हैं। इस टिप्पणी को कहने से सुप्रीम कोर्ट हिचकिचाता नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति है भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जहां राजनीतिक सत्ता पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इस देश का चुनाव आयोग उस हद को नहीं देखता है जिस हद को पार करने के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। जो धर्म की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की और हिंदुत्व को लेकर भी जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की, उस दायरे से निकल कर कोई राजनीतिक परिभाषा अगर गढ़ने निकल जाता है चुनाव जीतने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं देख पाता इस दिशा में। तो जब इलेक्शन कमीशन नहीं देख पाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस चुनावी प्रक्रिया में कैसे अपना हाथ डाल देगा? और मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में अगर नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा, जो नहीं पहुंचा और खुद अपनी याचिका के जरिए नुपुर शर्मा पहुंची और सुप्रीम कोर्ट शायद इंतजार भी कर रहा था कि देश के भीतर की ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे कह सकता है कि हमारे खिलाफ जो भी केसेस हो रहे हैं वो हमारी सहूलियत के लिए सबको क्लब करके दिल्ली बुला दिया जाए और आप ना मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ना आप हाई कोर्ट में जाते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर भी तल्ख हो जाता है कि आपने क्या सोचा है कि आप कहेंगे उसके बाद किसी को गिरफ्तारी हो जाएगी, आप कहेंगे तो सत्ता का घमंड कुछ ऐसा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से सीधे दरखास्त करेंगे और आपकी बात को मान लिया जाएगा। आप जाइए, निचली अदालतों में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी इस देश में हो रहा है उसकी वजह आप हैं, आपने इसकी शुरुआत की है, तो आप ही इसका अंत कीजिए, माफी मांगिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जब आप टटोलना और देखना शुरू करेंगे, वो चाहे भीड़ तंत्र की परिस्थितियों से निकली हुई स्थितियां हो जो 2015 में इस देश के भीतर में निकली थी, या फिर जो धर्म सभा इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर हुई, या फिर जो कट्टरपंथियों ने जिस रूप में राजस्थान के भीतर जिस सोच के साथ तलवार निकाल ली, इससे विभत्स स्थिति और त्रासदीदायक स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन कानून का पालन और कानून का राज है, यह राजनीतिक सत्ता को बतलाना पड़ता है। राजस्थान में राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई, इस देश के भीतर में केंद्रीय राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई, या फिर दोनों ने अपने अनुकूल परिस्थितियां बनती चली जाए। इसलिए कार्रवाई करने के तौर तरीकों में भी खुद की राजनीति को कानून से ऊपर रखा, यह भी एक सवाल है। और शायद इसीलिए जब जिन बातों का जिक्र होता है कि किसी घटना के बाद बीजेपी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह दिया
और इस समूची राजनीति को कटघरे में एक झटके में लाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब खड़ा कर दिया है, तो अगला सवाल है, क्या प्रवक्ताओं के शब्द अब जनता के अनुकूल हो जाएंगे, शालीनता बरतेंगे? मुश्किल सवाल है। क्या वाकई जो बहस, जो विषय चुने जाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो खामोश हो जाएंगे? क्या वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो टेलीविजन पर बैठा हुआ एंकर क्या उसे टोकेगा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं और आपको नहीं कहना चाहिए, या वो उसको आगे बढ़ाएगा अगर वो सत्ता से जुड़ा हुआ है तो? क्योंकि राजनीतिक सत्ता के नजदीक जाने की सोच इस दौर में नौकरशाहों में है, इस दौर में संपादकों में भी है, इस दौर में न्यूज चैनलों में भी है, अखबारों में भी है। और संयोग ऐसा है कि भारत की राजनीति ने एक ऐसे अंश को देख लिया है और देश ने देख लिया है। हमारे पीछे जिनकी किताब है चीफ जस्टिस जी, इस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं, चीफ जस्टिस द्वारा लिखी गई रंजन गोगोई की किताब है जस्टिस फॉर द जज। जो फैसले इन्होंने दिए और फैसले देने के बाद जब रिटायर होते हैं तो चंद महीनों के भीतर नॉमिनेट हो जाते हैं राज्यसभा को लेकर। कुछ सवाल इस देश की जुडिशरी को लेकर भी होते हैं, क्योंकि यही जुडिशरी 2018 में और रंजन गोगोई ही इसी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब डेमोक्रेसी इन डेंजर का जिक्र करते हैं, तो ये परिस्थितियां बतलाती है कि भारत के भीतर की राजनीति जो है उसने इस देश के तमाम संस्थानों को कैसे हड़प लिया है और तमाम संस्थान कैसे राजनीतिक सत्ता के आगे नतमस्तक हो चले हैं। शायद इसीलिए आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अपराध नुपुर शर्मा ने किया, राष्ट्रीय तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सत्ता का घमंड प्रवक्ताओं में नहीं होना चाहिए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए, इस देश की एकता के थ्रेड को कोई आंच ना पहुंचाए, ये सोच होनी चाहिए। और इन सब के लब्बो लुबाब के साथ क्या इस देश की राजनीति इतनी शालीनता के साथ चल सकती है, जहां पर वह अपने काम को महत्व दे और अपने प्रवक्ताओं को कहे कि सिर्फ आप हमने जो काम किया है उन्हीं उपलब्धियों का जिक्र कीजिए और उन बहसों में मत फंसिए जिन बहसों में देश के न्यूज़ चैनल फंसा देते हैं? या कहीं उल्टा तो नहीं है कि राजनीतिक सत्ता ही न्यूज़ चैनलों से कहती है आप इस पर बहस शुरू कीजिए? तकनीकी तौर पर सुबह से लेकर रात तक वही बहस जिस रूप में चलती चली जाती है, तो फिर एक समाज खौफजदा हो जाता है कि कौन कहे, और एक समाज उच्छृंखल हो जाता है कि अब हम जो मन चाहे सो कहें। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर नकेल कसने की एक कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज के भीतर राजनीतिक तौर पर जहर जो भरा जा रहा है उसे निकालेगा कौन और उस जहर को पिएगा कौन? सवाल इसका भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।